देखिए, इसमें बुनियादी बात ये है कि हिंदुस्तान अपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ होते नहीं है, हमें मंगाने हैं, पैसा देना होगा और देश को इसके बारे में एक दीर्घकालिक नीति बनानी है कि हमारे जितने थोड़े बहुत रिसोर्सेज हैं उसका कैसे बेहतर से बेहतर इस्तेमाल कर सकते, बाहर से आए तो उसे किस दाम पे किस वर्ग को कैसे उपलब्ध किया जाए और दीर्घकाल में इसका इस्तेमाल कम कैसे किया जाए, देश के दीर्घकालिक हित के लिए क्या चीज है, वो करने की बजाय सरकार की नीतियों में या तो जो अपने स्थानीय संसाधन है उसके बारे में, जैसा प्रशांत जी ने बताया, उसमें तो खुल्लम खुल्ला लूट की नीति लगती है। ये सभी प्राकृतिक संपदा पे है, ऑयल उसका कोई विशेष अपमान नहीं। और जब भी कोई हिंदुस्तान की 2-3 बड़े कॉर्पोरेट हाउस हैं, उनका जिस चीज में हाथ पड़ जाता है उसके बाद सरकार की नीति उसमें सुस्थिर नहीं हो सकती, उसके बाद वो सरकार की नीति बनाते हैं, सरकार अपनी नीतियां नहीं बनाती और ऐसा डर लगता है कि ये भी एक और सेक्टर वैसा बनता जा रहा है। सरकार तमाम तर्क देती है, तर्क को सुनना चाहिए। फिस्कल डिसिप्लिन अपने आप में बहुत अच्छी चीज है, सरकार को किसी घर की तरह हाथ बचा के तंग रख के काम करना चाहिए, लेकिन ये फिस्कल डिसिप्लिन सिर्फ उन चीजों में याद क्यों आता है जो आम इंसान को छूती है, जो गरीब व्यक्ति से जुड़ती है, बाकी सब चीजों में फिस्कल डिसिप्लिन कहां चला जाता है? सरकार कहती है चीजों को बेहतर टारगेट करना चाहिए, ये क्या आप सबसे एफिशिएंट टारगेटेड सब्सिडी है, इसके ऊपर बहस है, बहस चलनी चाहिए, लेकिन सरकार की नीति में जो नीति की घोषणा है उसमें कोई ऐसी नीयत नहीं दिखाई देती जिसमें ऐसा हो कि इसको किसी खास तबके से हटा के बाकी तबकों तक ले जाने की कोई इच्छा है, ऐसी कोई इच्छा शक्ति दिखाई नहीं देती। कई बार पर्यावरण का तर्क दिया जाता है, अपने आप में वो गलत तर्क नहीं है। हिंदुस्तान हमेशा बहुत ज्यादा डीजल इस्तेमाल करना अफोर्ड नहीं कर सकता, हमारे पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन उसके लिए कोई नीति दिखाई नहीं देती, केवल पैसा बचाना। ऐसी स्थिति में जबकि तमाम दूसरी चीजों में पैसा लग रहा है, तो कहीं ऐसी ध्वनि आती है कि सरकार के लिए कुछ खास तरह की चीजें महत्वपूर्ण हैं, बाकी चीजें महत्वपूर्ण नहीं है और आम लोगों के दैनंदिन दुख तकलीफ शायद दूसरी कैटेगरी में चलते हैं। ये क्या Sorry, Supreme Court has issued notice to the US Parliament over gold blocks, saying that why all 193 gold blocks should not be cancelled. No, I think this is a very welcome step, though I believe that the petition which had been filed is not a very comprehensive petition. We will be filing a very comprehensive petition hopefully by the end of next week, in which we will be seeking not merely an independent investigation into these coal block allocations, but also cancellation of all these allocations on the ground that they are arbitrary, malafide, corrupt, etc. एक और सवाल, एक और चीज पर हम लोग कुछ बात कहना चाहते थे। कल सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है जिसमें ये बोला है कि इंफॉर्मेशन कमीशन जितने हैं, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, इनका चेयरमैन रिटायर्ड चीफ जस्टिस होना चाहिए और इनके मेंबर्स में भी आधे मेंबर्स रिटायर्ड हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज होने चाहिए। अब इसका मतलब है कि आज के बाद इस देश में कम से कम 160 हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज इंफॉर्मेशन कमीशंस में लगाए जाएंगे। पहली बात तो, और उन्होंने बोला है कि हर बेंच में हर फैसला एक बेंच को करना होगा जिसमें कि एक जज जरूर होना चाहिए। इसका मतलब ये है, आप ये मानकर चलिए कि इसका मतलब ये है कि चाहे हम सारे ही रिटायर्ड हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजों को ये नौकरी दे दें, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की, फिर भी ये सारी पोस्ट नहीं भर सकती क्योंकि उसमें भी रिटायरमेंट एज है 65। सबको भी अगर हम लगाते हैं तब भी 160 जज आप नहीं उसमें अपॉइंट कर सकते।
पहला इसका कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि आधी से ज्यादा पोस्ट खाली रहेंगी और अब जितने अभी भी इंफॉर्मेशन कमीशंस में बहुत बैकलॉग हो गया है, अब आज के बाद बैकलॉग लगातार आप देखेंगे निरंतर बढ़ता जाएगा। ये बात सही है कि आज स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में नियुक्ति करने की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल पारदर्शी नहीं है। सरकार खुद अपॉइंट कर देती है। ज्यादातर ब्यूरोक्रेट्स